प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं असदुल्ला खान हूँ। ईद के हवाले से अक्सर जिक्र होता है कि जो ईद अपने मुल्क में देखने को मिलती है वो रंग दियार गैर में देखने को नहीं मिलते। जिस अंदाज़ में यहाँ रिवायती लिबास पहना जाता है, रिवायती अंदाज़ में गहमा गहमी होती है या रिवायती तरीके से मेल मुलाकातें होती हैं, गैदरिंग्स होती हैं, वो उस तरह से शायद वहाँ पर दियार गैर में नहीं हो पाता। लेकिन इसके बावजूद बहुत से पाकिस्तानी मुख्तलिफ मुल्कों में रहते हुए भी ईद को उसी अंदाज़ में मनाने की कोशिश करते हैं जिस अंदाज़ में वो अपने मुल्क में मनाया करते थे, और इससे वो अपनी मिट्टी के साथ जुड़े रहने की कोशिश करते हैं और ईद को अपने उसी रिवायती रंग से मनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन कनाडा की अगर हम खुसूसी तौर पर बात करें तो वहाँ पर ईद कैसे मनाई जाती है, कैसा लिबास पहना जाता है, क्या वो लिबास वहाँ पर मुयस्सर होता है, क्या ईद पर वही तकरीबात या वही गैदरिंग्स हो पाती हैं जो यहाँ पर अपने मुल्क में हुआ करती थी, किस अंदाज़ में ईद होती है। और फिर ये कि रिवायती लिबास को प्रमोट करने के लिए कुछ लोगों ने अपने तौर पर ज़ाती तौर पर कोशिश शुरू कर रखी हैं, कुछ कारोबार शुरू किए हैं, कुछ ब्रांड्स मुतारिफ़ करवाए हुए हैं। तो ऐसे लोगों के क्या ख़रीदार मौजूद हैं? यानी ज़ाहिर है अगर ऐसा रिवायती लिबास ख़रीदने की कोशिश करेंगे वहाँ पर लोग और ख़रीदते होंगे तो तभी तो किसी को ये अप्रिसिएशन मिलेगी कि वो इस तरह की चीज़ों को मुतारिफ़ करवाए। तो एक्चुअली वहाँ पर सूरत हाल क्या है, इन तमाम मौज़ूआत पर हम गुफ्तगू करेंगे। मेरे साथ हिना रिजवी साहिबा मौजूद हैं, CEO हैं कारीगर की। बहुत शुक्रिया हिना रिजवी साहिबा। उज़ैरा सेठी साहिबा मौजूद हैं, हमारे साथ यूथ लीडर हैं। और हुदा आबदी साहबा हमारे साथ मौजूद हैं, समाजी वर्कर हैं। मैं तमाम मेहमानों को खुशामदीद कहता हूँ। सबसे पहले हिना रिजवी साहिबा ये बताइए कि ईद किस अंदाज़ में मनाई जाती है कनाडा में? क्या वहाँ पर जोश खरोश के साथ उसी अंदाज़ में ईद मनाते हैं जिस अंदाज़ में पाकिस्तान में मनाया करते थे, या फिर बस आती है ईद और गुजर जाती है, अब कुछ वैसी एक्टिविटीज़ नहीं हो पाती? क्या माहौल होता है? अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया मुझे ऑन एयर लाने का। माशाल्लाह से आई वुड से टोरंटो के लिहाज से कि हम लोग बहुत ही खुशकिस्मत हैं यहाँ पे कि हमारी कम्युनिटी बहुत बड़ी है। लेकिन आप सही कह रहे हैं कि वो ज़ाहिर है अंदाज नहीं हो सकता जो पाकिस्तान का है। तो यही सोचते हुए, यही देखते हुए मैंने जो ये कारीगर को शुरू किया था, बहुत 6 से 7 साल हो गए हमें कारीगर शुरू किए हुए। तो मेरी भी एक बेटी है माशाल्लाह, तो हम बच्चे हैं मेरे 3। तो हम लोग यही कोशिश होती थी कि जब हम यहाँ पे अपने गैर मुल्क में आए हैं तो हम अपने बच्चों को वही रस्म व रिवाज रखें जो हम पाकिस्तान से देखते चले आए हैं। हम बचपन से वही अपने बच्चों को भी वही सिखाएं। तो हमने जब कारीगर खोला यहाँ पे तो बिल्कुल ही उसी पैटर्न पे खोला जो कि पाकिस्तान में बुटीक अच्छी हाई एंड बुटीक होती है, वही कॉन्सेप्ट हमने कराए यहाँ पे कारीगर के लिए। और माशाल्लाह से जब से कारीगर खुला है, आप सोचिए कि हर चांद रात को हमारा जो प्लाजा है वहाँ पे हम लोग एक बहुत बड़ा ईद का मेला करते हैं जिसमें चूड़ियाँ, मेहंदी, खाना पीना और जो भी आप कह सकते हैं कि एक पाकिस्तान में एक माहौल मिल सकता है वो हम यहाँ पे एक छोटी सी जगह पे देने की बहुत कोशिश करते हैं। तो समझ लें कि 1000 के ऊपर लोग आ जाते हैं माशाल्लाह से। और यहाँ पे आपने जिनको बुलाया है जो मेहमान है तो उनका ये भी केक फेमस रिप्रेजेंट करती है। तो ये भी अपना जिसमें केक्स हैं, मिठाइयाँ हैं जो बच्चों को देने की चीज़, जस्ट टू गिव बच्चों को एक समझ लें एक माहौल देने के लिए जिसकी आप बात करें कि वो माहौल हम छोड़ आते हैं। लेकिन हम पूरी कोशिश की है कि यहाँ पे बच्चों को और अपनी फैमिली को वही माहौल दिया जाए जितना भी हम हद तक कर दे सकते हैं उस लिहाज से। हमारे पास पाकिस्तान के समझ लें जो भी हाई एंड डिज़ाइन आजकल आप रैम्प में देखते हैं, जो फैशन शोज में देखते हैं या ब्रांड्स आप देखते हैं, एक तो हम दूसरी ब्रांड्स भी लेकर आते हैं जिसमें से ना जो बड़े बड़े नाम हैं, नाम एक एक लूँगी तो टाइम गुजर जाएगा उसी में, जिसमें बड़ी ब्रांड्स हैं और हमारी अपनी ब्रांड भी है जिसमें हम ऑफ कोर्स कारीगर के अपने हमारे कलेक्शन हैं। और हमारा ब्राइडल हमारा समझ लें कि बहुत ही माशाल्लाह से टोरंटो में बहुत बड़ा नाम है उसका ब्राइडल का। और जो भी पाकिस्तान की एक से एक डिज़ाइन होती है वो हम लाते हैं यहाँ पे, उससे अच्छी सर्विस हम यहाँ पे अपने क्लाइंट्स को यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। तो अब क्या ये खालिसतन पाकिस्तानी और मशरकी डिज़ाइन होते हैं या इसमें कुछ अमेंडमेंट्स लाई गई हैं वहाँ के कल्चर के मुताबिक और इसको हाइब्रिड सा बनाया गया है? तो मेनली मैं कहूँगी कि 75 to 80% तो है हमारा अपना पाकिस्तानी कल्चर के लिहाज से। लेकिन अब हाइब्रिड हो भी चुका है। अगर आप पाकिस्तान में देखें तो वो भी काफ़ी कंटेम्प्रेरी डिज़ाइन आ गई हैं। तो यहाँ पे भी बहुत ही हाइब्रिड डिज़ाइन, कंटेम्प्रेरी डिज़ाइन, एक फ्यूजन आप कह दें, जो भी आप नाम दे दें इसका।
तो वो वाली डिज़ाइन भी अब यहाँ पे बहुत मौजूद है। और ज़ाहिर है इंडिविजुअल क्लाइंट पे डिपेंड करता है, जो क्लाइंट की जो भी डिमांड होती है, जो उसकी अपनी ख्वाहिश होती है, उसके लिहाज से हम बनाते हैं। जी सही। अच्छा उज़ैरा साहबा, ये बताइए कि ईद डे पर रूटीन क्या होती है पाकिस्तानी कम्युनिटी की? सुबह से शाम तक की मसरूफियात क्या रहती हैं? जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। ईद पे ये होता है हमारे घर में, तो ये होता है, मैं जब से ग्रो अप हो रही हूँ उधर मेरे पेरेंट्स ने हमें ये सिखाया, हम अपने कजिन्स के घर जाते हैं, उधर पहले ईद की नमाज हम यहाँ पे पढ़ते हैं, फिर उसके बाद हमारे घर में नाश्ता सारे इकट्ठे करते हैं, फिर ईदी मिलती है, सारी फैमिली यहाँ पे, मेरी फैमिली अमेरिका से भी इधर आती है, हम इधर सारे गैदरिंग करते हैं, खाना बनता है, फिर गिफ्ट देते हैं, फैमिली फ्रेंड्स के घर जाते हैं, वो इधर आते हैं। और तो नाश्ते में क्या कुछ मुख्तलिफ होता है आम दिनों से? हाँ डिफरेंट होता है। इधर हम बनाते हैं निहारी, हमारे घर में बहुत बनती है ईद वाले दिन, पुड़िया चने बनते हैं। अच्छा सही। तो ईद को ईद की तरह मनाने की कोशिश की जाती है आप, और वैसे ही गैदरिंग्स होती हैं, सब मिलते जुलते हैं। बिल्कुल सही है। हुदा आब्दी साहिबा, ये बताइए कि जो बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी हैं वो अपने कल्चर को कितना मिस करते हैं? एक तो है ना कि वो जनरेशन जो पाकिस्तान से गई थी, उनकी तो कोशिश है कि उनकी अगली नस्ल में भी वो जो ताल्लुक़ है वो जुड़ा रहे, और वो ख़ुद भी उसको जोड़ने की कोशिश करते रहते होंगे। मैं ज़ाती तौर पर जानता हूँ बहुत सारी फैमिलीज़ अपने बच्चों को अपनी ज़बान सिखाने की इंटेंशनल एफ़र्ट करती हैं कि उनको अपनी ज़बान भी आनी चाहिए, जो उनकी मादरी ज़बान है, जो पाकिस्तान की ज़बान है, उर्दू बोलना सिखाते हैं। तो जो हमारी अगली नस्ल आ रही है वो किस हद तक जुड़ी हुई है ईद के उस कल्चर के साथ जो यहाँ पर पाकिस्तान में उनके बड़े मनाया करते थे? क्या वो उसको महसूस करते हैं? क्या वो उसके साथ अपनी अटैचमेंट समझते हैं, फील करते हैं, और क्या वो उसको वैसे ही मनाना चाहते हैं? तो क्या आप कोई फ़र्क देखती हैं पिछली नस्ल जो पाकिस्तान से मुंतकिल हुई थी और अगली नस्ल जो वहाँ पर पैदा हुई है और परवान चढ़ी है? जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अब कोशिश तो मेरे खुद 3 बच्चे हैं और छोटे बच्चे हैं और यहीं के पैदावार हैं, तो हम लोग की कोशिश तो बहुत होती है कि क्योंकि माहौल बाहर का जो माहौल है वो तो ऑफ कोर्स नहीं मिलता जो पाकिस्तान में मिल सकता है, पर एज पेरेंट्स हम लोग बहुत कोशिश करते हैं कि सब चीज़ें वही करें बच्चों के साथ। ईद की जैसे शॉपिंग बच्चों को, जैसे मैंने खुद कारीगर से अपने कपड़े बच्चों के लिए, अपने मियाँ के लिए, अपने सास ससुर के लिए, तो घर में ऐसा माहौल क्रिएट करते हैं कि बच्चों को एहसास हो कि रमज़ान है भाई, और घर में इफ्तारी बन रही है, अच्छे मज़े के खाने बन रहे हैं, क्योंकि बच्चों के लिए मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान में शायद बाहर का माहौल भी बच्चे देखते हैं, यहाँ बाहर का माहौल नहीं मिलता, तो घर में हमें बहुत कोशिश करनी पड़ती है अपने बच्चों के साथ कि वो और फिर जब देखते हैं ये सब चीज़ें, तो मेरी जो बच्ची 5 साल की है वो तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है कि भाई ईद आ रही है, अच्छे कपड़े पहनेंगे, चूड़ियाँ, मेहंदी लगाने के लिए बाहर नहीं जा सकते तो मैं लगा देती हूँ बच्चों की मेहंदी। तो ये सब चीज़ें कोशिश तो हम लोग की पूरी है कि जो नेक्स्ट जनरेशन है कि सही परवान चढ़े। राइट, चलें एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं प्रोग्राम में, फिर मज़ीद ईद के हवाले से, अपने कल्चर और अपनी रवायात जो ईद के साथ जुड़ी हुई हैं उस हवाले से मज़ीद बात करते हैं। आप हमारे साथ रहिए। दोबारा आपको खुशामदीद कहते हैं। हिना रिजवी साहबा, आप अभी कारीगर के हवाले से बात कर रही थी, जो आपका ब्रांड है। ये बताइए कि क्या जो पाकिस्तानी तर्ज की मसनूआत हैं उसकी डिमांड है वहाँ पर, और क्या ये एक प्रॉफिटेबल बिज़नेस है? क्योंकि बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं, जैसे मिसाल के तौर पर जो लोग सहाफ़त से वाबस्ता हैं, कनाडा में अखबार निकालते हैं, हम उनसे पूछते हैं, वो कहते हैं कि नहीं, ये मार्केट नहीं है उर्दू अखबारात की, लेकिन हम पैशन के तौर पर इसको करते हैं ताकि हमारा उर्दू अखबार का कल्चर यहाँ पर दायरे गैर में भी ज़िंदा रहे। तो आप क्या समझती हैं कि कनाडा में पाकिस्तानी तर्ज के लिबास ये प्रॉफिटेबल काम है, या सिर्फ आप अपनी उन रिवायात को ज़िंदा रखने के लिए कर रही हैं? बहुत ही अच्छा सवाल किया है आपने, बहुत ही अच्छा एक्चुअली, क्योंकि आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि अगर मैं शायद कोई मेन स्ट्रीम बिजनेस करती जो कि यहाँ के अपने, जैसे अभी पेंडेमिक में सबसे ज़्यादा अंदाज़ा हुआ इस बात का कि कौन सी प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, तो ज़ाहिर है ये जो हमारी प्रोडक्ट्स हैं अपने पाकिस्तानी, सिवाय पाकिस्तानी या ज़्यादा से ज़्यादा इंडियन या ज़्यादा बांग्लादेश, इंडियन और बांग्लादेश तो हमारी ज़ाहिर हमारा
कपड़े और हमारी क्वालिटी बहुत पसंद है वो आते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट वो तो एक थोड़े से ही लोग हैं ना जो कि हम समझ इमिग्रेंट्स हैं, बाकी जो लोकल मार्केट है वो ज़्यादा बड़ी है जिसमें ज़्यादा चीज़ें। तो समझ लें कि हमारा जो ये काम है इसमें जो एक पाकिस्तान में रह के जो इंसान प्रॉफिट कमा सकता है वो यहाँ पे समझ लें उसका क्वार्टर भी प्रॉफिट हम नहीं कमा सकते हैं। बट हाँ, अपनी रवायात को हम कायम रखते हैं, हम लोगों को अपनी प्रोडक्ट्स दिखा रहे हैं, हम पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे। इतने भी आप मेरे ख्याल में, मैं कारीगर नहीं है बल्कि जितने भी यहाँ पे मौजूद है छोटे स्मॉल बिजनेस जैसे कपड़ों का काम कर रही हैं, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कि प्रॉफिट ऑफ मार्जिन अगर लगाइए या प्रॉफिटेबिलिटी एक बिजनेस के लिहाज से देखें तो जब तक ये ग्लोबल ना हो जाए, जबकि और कंट्रीज में ना हो जाए तो जाहिर इसकी प्रॉफिटेबिलिटी नहीं है। पर हाँ, इस लिहाज से कि हमने एक अपनी रवायत कायम की। सही, बिल्कुल ठीक है। तो उज़ैरा साहिबा ये बताइए कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी ख़वातीन जो हैं वो अपनी सकाफ़त को वहाँ पर कैसे प्रमोट कर सकती हैं, उनके पास क्या रास्ते हैं, वो क्या कैसे अगली नस्ल ताकि उसमें ये हमारा कल्चर ज़िंदा रहे और आगे चले, इसके लिए क्या कुछ किया जाना चाहिए? मुझे लगता है कि इधर वो हमें बताएं कि शलवार कमीज पहनना है, सारे कल्चर के बारे में बताएं। जैसे मैं यहाँ पे ग्रो अप हुई हूँ, मेरे पेरेंट्स ने मुझे ऑलवेज सिखाया कि हम चांद रात पे इकट्ठे होते हैं अपने कजिन्स के साथ, हम मेहंदी लगाते हैं, इधर फिर हम शॉपिंग करते हैं, ईद की शॉपिंग करते हैं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा ईद के फेस्टिवल्स भी होते हैं, उधर ज्वेलरी होती है, डिफरेंट शूज़ होते हैं। और अब तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोगों ने डेकोरेशन भी शुरू कर दिया कि अपने घर में, जैसे यहाँ पे लोग क्रिसमस की डेकोरेशन करते हैं, अब इधर ईद और रमज़ान मुबारक की भी बहुत ज़्यादा डेकोरेशन हो गया, बैनर्स लगते हैं घर के बाहर, लाइटिंग करते हैं हम। तो बच्चों में एक्साइटमेंट होती है ईद की, जैसे हम पाकिस्तान में देखते हैं कि बच्चों में बहुत एक्साइटमेंट होती है ख़ास तौर पे ईद की, तो क्या वहाँ भी एक्साइटमेंट होती है कि ईद आ रही है, या क्रिसमस की एक्साइटमेंट ज़्यादा होती है? नो, आई थिंक इधर मेरे फैमिली में तो ज़्यादा ईद की एक्साइटमेंट होती है कि बच्चों को हम बताते हैं कि ईदी मिलेगी, सारे कजिन जब टुगेदर होते हैं उनको बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है, न्यू कपड़े पहनेंगे। और जो छोटी बच्चियां होती हैं उनको शौक होता है कि हम मेहंदी लगाएं, हम अच्छे कपड़े पहने, न्यू ज्वेलरी। सही है। तो हुदा अब्दी साहबा, अभी पिछले साल की जो ईद थी वो कोविड में आई और अब इस मरतबा भी हम ईद जो है वो कोविड में गुजार रहे हैं। आपके ख्याल में इससे पहले जो ईद मिलन पार्टीज़ हुआ करती थी, जो फेस्टिवल्स हुआ करते थे, जो शॉपिंग मेला लगा करते थे, वो किस हद तक मुतासिर हुए हैं कोविड की वजह से, और कितनी मुख्तलिफ ईद हो रही है अब? मेरे ख्याल में ईद तो बिल्कुल ही मुख्तलिफ हो रही है, क्योंकि ना अब कोई पार्टीज़ हैं ना कोई ईद मिलन। अब जैसे कारीगर की ही जहाँ दुकान है वहाँ मुझे अच्छी तरीके से याद है कि हम लोग मैं केक का वो लगाती थी स्टॉल, और मीठा केक की सारे प्रोडक्ट्स की चीज़ें, और इतना रश होता था, जैसे 1000-2000 लोग होते थे, और रात के मतलब 2-2, 3-3 बजे तक भी जाता था, और बच्चों की एक्टिविटीज़ लग रही हैं, सब कुछ हो रहा है, तो इतना मतलब एंटरटेनमेंट होता था, इतनी एक्साइटमेंट होती थी। आप घर वालों से सबके यहाँ जाके मिल सकते हैं, जैसे हम लोग क्या तो सब अभी जो है वो स्टे होम ऑर्डर है, तो हम लोग घर से नहीं निकल सकते, तो बहुत असर पड़ा है सब फैमिलीज़ को कि हम एक दूसरे को देख भी नहीं सकते। जैसे लास्ट ईयर कोविड में हम लोग ने क्या किया था कि मीठे के डिज़र्ट बॉक्सेस बना के सबका ड्रॉप ऑफ किए थे, और बस गाड़ी फ्रंट डोर पे रख देते थे और बेल करके, क्योंकि किसी से मिल नहीं सकते। तो बस अब यही होप कर सकते हैं इंशाल्लाह। वैसे तो हमें लग रहा था लास्ट ईयर कि आखिरी ईद ऐसी होगी, और इस दफ़ा इंशाल्लाह हम सब अपने कज़न्स के साथ सबके साथ मिलाएंगे, पर इस दफ़ा भी घर ही में ही ईद होगी, पर इंशाल्लाह अगले साल होपफुली एवरीथिंग गेट्स बैक टू नॉर्मल, और हम लोग जैसे चीज़ें करते थे वैसे कर सकें। हुदा साहबा, कौन सी डिशेस ज़्यादा बनती हैं ईद पर? पाकिस्तानी डिशेस कौन सी ज़्यादा पसंद की जाती हैं? मेरे ख्याल में जो ट्रेडिशनल जैसे हलीम हुआ, निहारी हुई, और बिरयानी हुई, और अगर मौसम अच्छा हो बाहर का तो बारबेक्यू ज़रूर होता है। तो ये सब चीज़ें ट्रेडिशनल पाकिस्तानी खाने ज़्यादा शौक़ से खाए जाते हैं ईद पे।
जी बिल्कुल सही है। मैं एक छोटा सा ब्रेक लेना चाहूँगा। ब्रेक के बाद वापस आकर ये मैं जानना चाहूँगा वो ख़वातीन जो कारोबार करना चाहती हैं, उन्हें कारोबार शुरू करने में कितने मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, कितना चैलेंजिंग है, और क्या हमारा सफारत खाना सपोर्ट कर रहा होता है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। दोबारा खुशामदीद कहते हैं। हिना रज़वी साहबा, अभी हुदा बात कर रही थी पाकिस्तानी डिशेस की, तो आप जो हैं वो क्या सिर्फ कपड़ों के कारीगर हैं या आप जो हैं वो कुकिंग के भी कारीगर हैं? आप पाकिस्तानी ख़वातीन वहाँ पे खुद भी एक्सपर्टीज़ रखती हैं कुछ बनाने में? आप समझ लें कि जब मेरी शादी होकर मैं यहाँ पे आई थी तो एक यही था कि अगर किसी लड़की को सलीकामंद बनाना है तो उसको बाहर भेज दिया जाए। जब वो यहाँ पे आएगी तो कोई उसको चाह रहा ही नहीं है कि हर चीज़ ना करे, खाना भी पकाना सीखेगी, सफाई करना भी सारा चीज़ सीखेगी, तो जाहिर करना ही पड़ता है यहाँ पे। सही, बिल्कुल सही। और जब करना पड़ता है तो आ भी जाता है। यहाँ की लड़कियाँ जो है ना, यहाँ की लड़कियाँ ऑनेस्टली बहुत ही सलीकामंद है, हर चीज़ बना लेती हैं। अच्छा, सही। अच्छा ये बताइए कि कारोबार का रुझान जो है, कारोबार की तरफ रुझान पैदा करना, ये कितना मुश्किल काम है या कितना आसान है और कितना चैलेंजिंग है? जब आप कोई काम शुरू करते हैं, कोई ख़वातीन की मैं बात कर रहा हूँ, ख़वातीन कोई बिज़नेस प्लान करती हैं कनाडा में, तो उनको नॉर्मली किस तरह की मुश्किलात का सामना करना पड़ता है या कितना आसान होता है उनके लिए? यहाँ पे अगर आप गवर्नमेंट के थ्रू जाएँ तो गवर्नमेंट के थ्रू तो जाहिर है देयर इज अ लॉट ऑफ सपोर्ट अवेलेबल, प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं जिसमें आप अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं और वो आपको सिखाते हैं बिजनेस प्लान कैसे बनाना है, क्या है। लेकिन समहाउ अनफॉर्चुनेटली मुझे लगता है कि हमारी कम्युनिटी में किसी को पता नहीं है। तो हमारे यहाँ जो शुरू की जाती है बिजनेस, तो बेसिकली ये कपड़ों की बिजनेस की अगर आप बात करें तो ये हर घर में खुली है। अदरवाइज कोई और भी कारोबार अगर कोई करना चाहे या कपड़ों को लेकर प्रॉपरली करना चाहे, दुकान खोल के, तो गवर्नमेंट की हेल्प अवेलेबल है। और यहाँ पे गवर्नमेंट एक BDC बैंक है जिसमें गवर्नमेंट आपको लोन भी देती है। आप बिजनेस प्लान बनाना, वो दैट्स अ प्रॉपर वे टू गो थ्रू एंड पुट इन अ बिजनेस। बट समहाउ अनफॉर्चुनेटली हमारी जो कम्युनिटी है और स्पेशली औरतें, जब वो एक तरह से हमारा कॉन्सेप्ट ये देखा जाता है कि अगर औरतें कपड़ों की बिजनेस कर रही हैं तो इट मीन्स अरे ये तो कुछ आता नहीं है, कुछ और कर नहीं सकती, तो चलो कपड़ों की बिजनेस तो बहुत आसान है, घर में से कपड़े एक बक्सा भर के कपड़ा लें और लाके यहाँ से बेचना शुरू कर दिया $10, $15 के पैसे से। तो इस तरह से हाल ये बिजनेस जो है यहाँ पे इस तरह बहुत ज्यादा पॉपुलर हुई है कपड़ा। सही। तो कोई भी खाने की बिजनेस इज अनदर बिजनेस जो बहुत पॉपुलर है यहाँ पे, जो औरतें घर में बैठी हैं तो वो खाना पकाना भी शुरू कर रही हैं। दीज आर टू बिजनेसेस आई वुड से कि जो फिलहाल, और ज्वेलरी भी अनदर प्रोडक्ट आप लगा लें जो औरतें बेच रही हैं घर में। सही। तो उज़ैरा साहबा ये बताइए कि जी ये बताइए कि जब कोई बिज़नेस प्लान करता है या शुरू करना, जैसे अभी हिना साहबा ने कहा कि गवर्नमेंट की सपोर्ट अवेलेबल है, क्या पाकिस्तानी सफारत खाना भी किसी तरह से या किसी चीज़ में सपोर्ट करता है? कितना हेल्पफुल है? इधर तो इधर बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट प्रोग्राम्स हैं जो सपोर्ट करते हैं, स्मॉल बिजनेस ओनर्स को भी सपोर्ट करते हैं। आई थिंक देयर इज अ लॉट ऑफ पीपल लाइक Facebook पे जो काम करते हैं like on marketplace and there's like different group chats, so I think either easy है। I'm not too sure पाकिस्तान में कैसा होता है, मुझे इतना उधर का नहीं पता। सही। तो जो मेरा क्वेश्चन था कि जो पाकिस्तानी सफारत खाने हैं उनकी तरफ से कोई सपोर्ट लोग लेना चाहते हैं और मिलती है, या मिलती भी नहीं और लेना भी नहीं चाहते, या मिलती है और लेना नहीं चाहते? आई थिंक मिलती है, लोग लेते भी हैं। सही। हुदा आब्दी साहबा, आपकी ऑब्जर्वेशन क्या है सफारत खानों के हवाले से? कितना सपोर्टिव हैं उन लोगों के लिए जो बिजनेस को शुरू करना चाहते हैं? जी, इस सवाल का हिना रज़वी साहबा आप जवाब देना चाहेंगी? मेरे ख्याल में जी, मैं ये सोचती हूँ बच्चियों को, मेरे ख्याल में सफारत खाना का इनको शत अंदाजा नहीं हुआ। सफारत खाना एम्बेसी से सफारत, अच्छा। मेरे ख्याल में जी हाँ, जो यहाँ पे है उसके मेरे ख्याल में अभी तो हमने एक बड़े ग्लोबल लेवल पे होती है जिसमें लोग एवरी ईयर एक प्रोग्राम होता है यहाँ पे जिसमें एग्जीबिशंस होते हैं, जो पाकिस्तान की बड़ी बड़ी कंपनीज है वो आती हैं और यहाँ पे एग्जिबिट्स लगाती हैं। तो उसमें ये कि होलसेल पे अगर आपको लेना है आप उनके पास जाके प्रोडक्ट्स को आप पिकअप कर सकते हैं। पर एज सच लाइक आई सेड कि यहाँ पे औरतों में अवेयरनेस, हमारी कम्युनिटी की औरतों में अवेयरनेस नहीं है बहुत। इन औरतों को एज इनकम के लिए बहुत कम लिया जाता है। हम अपना कल्चर, जो पाकिस्तान वाला कल्चर है, वो यहाँ लेकर आए हैं और उसी तरह का थॉट प्रोसेस भी लेकर आए हैं।
तो ये आई थिंक अवेयरनेस उनका पाकिस्तानी सफारत खाना जो है अगर ये अवेयरनेस का प्रोग्राम करें और फैलाएं और बताएं कि दे आर हेल्पफुल इन दीज जो चीज़ें हैं तो हम मदद के लिए हैं वो हमारे ऑर्गन तो आई एम श्योर कि बहुत लोग इससे फ़ायदा उठाएंगे। सही है। अच्छा ये बताइए कि ऐसे लोग कितने हैं जो ईद पर जो जिनका रुझान ये होता है कि हम अपने मुल्क वापस चले जाएं, फैमिलीज़ के पास चले जाएं, वहाँ जाकर ईद मनाएं, या लोग प्रेफर करते हैं कि नहीं कनाडा में भी बहुत मज़े की ईद होती है, वहीं पर ईद करनी चाहिए। तो ईद के मौके पर कितने लोग, अब तो खैर कोविड की वजह से ट्रैवल बैन है, रिस्ट्रिक्शंस हैं, बहुत सारे मसाइल हैं, लेकिन यूजुअली अगर हम देखें इससे पहले तो जनरल ट्रेंड क्या रहा है? जनरल ट्रेंड एक्चुअली ये है कि यहाँ पे आप देखिए गवर्नमेंट की तरफ से तो छुट्टी नहीं होती है जी, ठीक है। यहाँ पे हर इंसान पर्सनल छुट्टी लेता है, वो एक दिन से ज्यादा आप नहीं ले सकते। तो यहाँ से गल्फ कंट्री से तो बहुत लोगों को छुट्टियां मिलती है, वहाँ से बहुत आसान होता है जाना। यहाँ से ईद के लिए अगर कोई प्लान कर रहा है समर में आ जाए तो फिर लोग प्लान कर लेंगे, अदरवाइज कोई जाने का कोई कॉन्सेप्ट नहीं बनता। एक तो दूरी इतनी है और दूसरी ये कि छुट्टी भी नहीं होती है। सही राइट। कुछ मसाइल जो हैं वो छुट्टी के हवाले से रहते हैं। बिल्कुल सही है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं जी प्रोग्राम में, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। दोबारा आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। आज के प्रोग्राम में हम गुफ्तगू कर रहे हैं ईद के हवाले से, ईद का कल्चर, जो दियारे गैर में मुकीम पाकिस्तानी हैं वो अपने कल्चर को किस तरह से ज़िंदा रखने की कोशिश कर रहे हैं, और इस ज़मन में जो लिबास पहना जाता है, जो खाने बनाए जाते हैं, वो किस अंदाज में ईद बनाई जाती है, इस पर बात करें। तो मेरे साथ अब CEO सेंसेशन राना रऊफ़ साहब मौजूद हैं। राना रऊफ़ साहब बहुत शुक्रिया। आप भी कपड़ों का एक ब्रांड जो है वो चलाते हैं। ये बताइए कि ईद की मुनासिबत से क्या तैयारियां होती हैं, किस तरह से ईद मनाने की कोशिश की जाती है, किस तरह से अपने कल्चर को ज़िंदा रखने और प्रमोट करने के लिए एफ़र्ट्स होती हैं उन लोगों की तरफ से जो कारोबार कर रहे हैं, कपड़ों के ब्रांड से वाबस्ता हैं या दीगर चीज़ों से? जी अस्सलाम वालेकुम असद साहब। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया जी, आपने इस टॉपिक को लिया आज। ये 2 साल पहले जो है बड़ी रौनक होती थी और कोई 15 दिन पहले ही तैयारियां शुरू हो जाती थी और यहाँ इवेंट्स होते थे। जो जैसे ही अप्रैल स्टार्ट होता तो एग्जीबिशन, स्टॉल्स और ईद मेले, इसमें म्यूजिक भी होता, खाने भी होते और मुख्तलिफ लोग जो अपने ब्रांड्स पाकिस्तान से भी आते वो स्टॉल लगाते और उनको प्रेजेंट करते। उसमें शुरुआत में इसमें हमारा कौमी लिबास है, तो हम जहाँ भी चले जाए वो जो पहनावा होता है वो कोई भी नहीं भूलता। जी हाँ। वो याद आता है। हम 24 आवर पैंट शर्ट तो यहाँ पहन नहीं सकते, पैंट कोट पहन नहीं सकते, तो जो खवातीन स्पेशली है वो उनका ड्रेस ही सलवार कमीज है, हालांकि ईस्टर्न और वेस्टर्न दोनों चलता है। लेकिन ईद के त्यौहार पर तो अपनी वतन की यादें आती हैं, एक दूसरे से मेल मिलाप करना होता है। तो उसमें फिर हमने ये पहले नहीं था इतना ट्रेंड की सलवार कमीज, कोई लोग ब्रांड बाहर से मंगवाते थे पाकिस्तान से, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह 3-4 सालों से ये ट्रेंड चल पड़ा कि इधर अवेलेबल है और वही प्राइस, वही डिजाइन जो है वो इधर अवेलेबल हो जाते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा भी एक ब्रांड है 4-5 साल से हम भी कर रहे हैं। उसमें लोगों की डिमांड होती है बाकायदा कि हमें ये डिजाइन चाहिए, हमें ये साइज चाहिए। उनको चूंकि आप अपने घर पे ही और मुनासिब कीमत पर जब मिल जाता है अपना डिजाइन अच्छे उनकी पसंद के, तो उनको फिर बाहर से मंगवाने की जरूरत नहीं पड़ती। अदरवाइज DHL के चार्जेस, TCS के चार्जेस लग जाते हैं तो उनको एक्सपेंस तो पड़ जाता था। तो बड़े ज़ौक़ो शौक़ के साथ, एहतमाम के साथ लोग कपड़े खरीदते हैं ईद के लिए, शलवार कमीज खरीदते हैं, रिवायती लिबास पहनने की तैयारी करते हैं। जी पहले तो बहुत करते थे, अब तो चूंकि कोरोना की वजह से ईद मिलने नहीं देते और ना ईद पड़ी जाती है, तो 2 सालों से बिल्कुल ये कारोबार जो है 0 के करीब हो गया है। लोग पुराने कपड़ों भी ज्यादा इत्तेफाक ट्राइम कर रहे हैं और चूंकि मिलना नहीं होता, लेकिन जहाँ आप कह लें कि 5 सूट लेते थे वहाँ आप शायद 1 लेते हो, जो 1 लेता था वो शायद पिछला पहनता हो। लेकिन ये जोश खरोश पहले था, अब इतना नहीं है कोविड की वजह से। कोविड की वजह से ना पहले तो बहुत प्रॉपर डिजाइनिंग होती थी कि उसने ये डिजाइन पहना है, मैं तो इस डिजाइन का लेना है। खातों में बड़ा कंपटीशन होता था और वो सोशल मीडिया भरा हुआ होता था कि अब ये डिजाइन आया, वो डिजाइन आया। पार्टीज होती थी, बारबेक्यू पार्टी, क्योंकि जहाँ सीजन होता है समर का, तो समर में सारे बारबेक्यू पार्टीज करते हैं, दूसरे घरों में जाते हैं, मिलते हैं और यही 1 साल बाद इनके पास अपॉर्चुनिटी होती है। तो वो बस अनलकी ये सारी चीजें जो है ना वो जाया हो गई हैं। वो मेरा ख्याल है कि ये वापस आएंगी इंशाल्लाह ताला, जी इंशाल्लाह। लेकिन अभी तो ऑनलाइन सारी चीजें हो रही हैं।
सही है। ऑनलाइन अभी लेकिन सेल हो रही है, ऑनलाइन लोग ले रहे हैं। वो ईद पार्टीज ऑनलाइन नहीं हो सकती ना, मसला ये है कि गैदरिंग्स ऑनलाइन नहीं हो सकती, बारबेक्यूज ऑनलाइन नहीं हो सकते, तो वो बहुत सारी चीज़ें तो नहीं हो सकती। तो शॉपिंग इसका भी हाल मैंने रिसेंटली ट्रेंड देखा है जी। हमारे डनफोर्ड ने जो प्रीमियर है, जो पाकिस्तान में चीफ मिनिस्टर कहलाता है, इधर प्रीमियर कहलाता है, हाँ। तो उसने और प्राइम मिनिस्टर ने भी बल्कि जस्टिन ट्रूडो ने भी ऑनलाइन इफ्तार पार्टीज की है। वो उन्होंने पूरे मुस्लिम कम्युनिटीज के जितने लीडर्स हैं, वो जो चीज़ा हैं, उनको लेते हैं, जर्नलिस्ट को और वो पर्सनैलिटीज को, और वो उनके साथ गपशप लगाते हैं, फिर वो इफ्तार। लेकिन जाहिर है ऑनलाइन पार्टी फिजिकली प्रेजेंस में फ़र्क है जी, फ़र्क है, बिल्कुल सही है। हिना रिजवी साहबा, ये बताइए कि जो प्राइसेस हैं वो कैसी होती हैं कनाडा में? अफोर्डेबल प्राइसेस पर लिबास मिलते हैं, कपड़े मिलते हैं, महंगे होते हैं, पाकिस्तान जैसी प्राइसेस होती हैं? क्या कन्वर्ट करके उसको देखा जा सकता है रुपीज़ में कि वो अफोर्डेबल है या नहीं है? तो क्या फ़र्क कैसे है, आप कंपैरिजन कैसे करेंगी? तो ये भी बहुत अच्छा सवाल है। बिल्कुल, ये सवाल हर क्लाइंट आके हमारे पास आके करता है। फर्ज करें अगर हम आप पाकिस्तान में आगनूर की कुर्ती फर्ज करें 4000 की बिकती है, तो वो एक्सपेक्ट करते हैं कि यहाँ पे 4000 की बिके। लेकिन जैसे राना साहब ने बहुत अच्छा कवर किया है कि आप उसमें हम ड्यूटी भी लगाते हैं, हम DHL भी लगाते हैं, तो यहाँ के एक्सपेंसेस भी डेफिनेटली ज़्यादा हैं, तो हमें उसमें प्राइस करनी ही पड़ती है थोड़ी हाई। बट हाँ, इतना ज़्यादा हम हाई नहीं कर पाते, बिकॉज ऑफ कोर्स अफोर्डेबिलिटी यहाँ पे कनाडा में तो मशहूर है। अफोर्डेबिलिटी इतनी ज़्यादा नहीं है, तो उसके मार्केट को देखते हुए हमें प्राइस करनी पड़ती है। सही। ऑफ कोर्स हम लोग सब बिजनेस चला रहे हैं यहाँ पे, तो पैसा तो सभी को कमाना है, तो थोड़ा बहुत मार्जिन रखना ही पड़ता है हमें। सही। चलें जी, ऐड कर दूं जी बात काट रही हूँ मैं, आपकी बात काट रही हूँ। एक मैं छोटा सा सवाल यहाँ पे मैं एक पॉइंट ले आऊँ जो कि हर क्लाइंट के सामने आ सकता है। अगर आप प्याज पाकिस्तान में खरीदेंगे और प्याज यहाँ खरीदेंगे तो उसमें फर्क तो होता है ना। तो यू कैन नॉट रियली कंपेयर द प्राइसेस फ्रॉम पाकिस्तान टू हियर, बट ऑफ कोर्स अफोर्डेबल है। सही सही जी। राना राव साहब, मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगा कि जिस तरह कि आपके माशाल्लाह पैनलिस्ट में बहुत बड़ा नाम है इस टाइम हिना साहबा का, और इनकी 2-3 प्रैक्टिस थी, बड़ा अच्छा नाम है। लेकिन अब बात यह है कि जो जिस तरह इन्होंने ब्रांड अपना स्टैब्लिश किया, बड़ी पहचान बनाई, एक म्यार स्टैंडर्ड दिया, बड़ा एक इंटरनेशनल ब्रांड्स के तौर पे प्रेजेंट किया। अब इनको चैलेंजेस काफी हैं। एक तो कोविड का चैलेंज है, दूसरा चैलेंजेस एक और खवातीन का है जो लोग घरों से काम कर रहे हैं और वो बेसमेंट में काम कर रहे हैं। वो क्या करते हैं, उधर से पाकिस्तान से चीजें ले आते हैं और वो तकरीबन वो आउटडेटेड होती हैं, डिजाइन भी अप टू डेटेड नहीं होते, तो इनको कम्पीट करने की कोशिश करते हैं, जिससे इनकी सेल पे ठीक ठाक फर्क पड़ता है, मार्केट में फर्क पड़ता है। तो इनको तो बहुत ज्यादा जो एस्टेब्लिश्ड ब्रांड्स हैं उनको बहुत चैलेंजेस है। सही। तो वो नहीं, तो आप वो क्या आप क्या चाहते हैं कि वो जो बेसमेंट्स में काम कर रहे हैं वो ना करें? क्या मतलब वो इलीगल है या क्या है? तो इलीगल, बिल्कुल इलीगल है, लेकिन उन्होंने भी अपना रोजगार चलाना है, जाहिर है प्यारे घर में बैठे हुए हैं। तो ये ब्रांड्स को काफी टफ टाइम मिलता है। मिलकर काफी सारे 1-2 ब्रांड्स और भी हैं, वो भी बड़ा मुश्किल से सर्वाइव कर रहे हैं। तो इसके लिए मेरे ख्याल गवर्नमेंट को भी कुछ चाहिए कि पुलिस दूसरी के बात करिए, जिनका जो प्रोडक्ट है वो क्वालिटी बेस है, इनकी डिजाइन बहुत जबरदस्त है, इन्होंने फैशन डिजाइनर रखे हुए हैं पाकिस्तान में, वो लेटेस्ट देते हैं। जब तो जो बेसमेंट वाले हैं ना, वो होता है सेकंड रेंज वाला, और वो उनको बिल्कुल पाकिस्तानी प्राइस से। ये तो हर जगह पर, ये तो हर बिजनेस को एक चैलेंज है। कॉपी कर लेते हैं लोग, डिज़ाइंस कॉपी कर लेते हैं, थोड़ी सी चेंजेस करते हैं और उसको लॉन्च कर देते हैं, कॉपी ए कॉपी बी कॉपी, और ये सारे ये मसाइल जो हैं वो हर जगह पर हैं। इस हवाले से आप हिना साहबा कुछ कहना चाहेंगी? ये जो अभी एक नया नुक्ता उठाया है राना रऊफ साहब ने। राना साहब ने बहुत अच्छी बात की है कि देखिए, नंबर 1 है कि हमें तो टैक्स पे करना ही करना है। हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, हम किराया भी दे रहे हैं, हम बिजली का बिल भी दे रहे हैं, हम सैलरीज भी दे रहे हैं, हम लोग को हायर कर रहे हैं और बिजली का बिल टैक्सेस पे कर रहे हैं। गवर्नमेंट का जो HST जाता है हर 3 महीने पे, वो पे कर रहे हैं। जो बेसमेंट से करें उनको ये सब कोई एक्सपेंस नहीं है उनका। उनको अगर $15-20 पे ऊपर से कपड़े पे आ जाता है बगैर DHL पे किए हुए, बगैर कुछ, बिकॉज उनके पास से ये बक्सा भर के आ जाता है, कोई आता जाता उनसे बक्से मंगवा लेती हैं, तो उस पर हमारे अब बहुत ज्यादा हमारे लिए भी सर्वाइव करना शॉप के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। एंड पीपल कम एंड कम्पीट, वो बाकायदा कंपेयर करते हैं, वो घर पे कर रही थी, वो इतने का दे रही हैं, आप इतने का दे रहे हैं। तो इट बिकम्स रियली, ही इज राइट, एब्सोल्युटली, बहुत अच्छा पॉइंट रेज किया आप लोगों ने। ये चैलेंज तो है, बहुत बड़ा चैलेंज। बिल्कुल सही। और जाहिर है जो कस्टमर है उसको तो ये सब बातों का पता नहीं होता, वो सिर्फ प्राइस कंपैरिजन करते हैं, वो देखते हैं जो फलां जगह से इतने का मिल रहा है, और बाकी चीज़ें जाहिर है उनके जहन में नहीं होती। एनीवे, चलें हम जी राना साहब जी। ऐसा सब दूसरा पॉइंट ये है कि जहाँ ना डिस्टेंस काफी ज्यादा होता है, आप माशाल्लाह तशरीफ लाएं कनाडा में, आपको विजिट करवाएंगे,
तो ये माशाल्लाह राइश पजीर है। अगर ये मार्कम में हमारा एक इलाका है वहाँ रहती हैं। मैं इस टाइम जॉर्ज टाउन में बैठा हुआ हूँ। इनके पास इधर से कस्टमर उधर नहीं जाता, यानी वो पूरा 45 मिनट्स का एक ड्राइव है, तो फासले की वजह से भी लोग डिस्टेंस तय नहीं करते और वहाँ जो अवेलेबल जो करीब करीब चीज होती है वो ले लेते हैं, लेकिन जो क्वालिटी वाली चीज है वो फिर बहरहाल उनको जाना ही पड़ता है। और ये भी एक है कि सेल पे ये भी चीज डिस्टेंस भी फर्क पड़ता है कि जो ब्रांचेस कम होती हैं, डिस्टेंस बहुत ज्यादा, कनाडा बहुत बड़ा है, तो इससे भी ज़रा काफ़ी सेल पे फर्क पड़ता है। सही, चलें, बहुत शुक्रिया हिना रिजवी साहिबा और राना रऊफ साहब प्रोग्राम में शिरकत कर। उज़ैरा सेठी साहिबा, हुदा अब्दी साहिबा भी हमारे साथ मौजूद थे। हम ईद के पर्सपेक्टिव में बात कर रहे थे कि ईद की तैयारियां हो रही हैं और ईद जो है उस पर रिवायती लिबास पहनना, रिवायती खाने खाना, रिवायती अंदाज में रिश्तेदारों से मेल मुलाकात करना, ये किस तरह से होता है कनाडा में, और जो पाकिस्तान का कल्चर है जो यहाँ से लोग अपने साथ लेकर गए थे उसको किस हद तक ज़िंदा रखे हुए हैं। इन तमाम मेहमानों का शुक्रिया। मेरे साथ अब अवैस इकबाल साहब मौजूद हैं, हमारे प्रोग्राम में अक्सर शिरकत करते हैं। अवैस इकबाल साहब, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो ये बताइए कि कोविड की सिचुएशन इस वक्त कैसी है, क्या मामला कंट्रोल में हैं, और कोविड के दौरान जो दूसरी ईद आ रही है, एक तरह से दूसरी छोटी ईद आ रही है, ये ईद उल फितर आ रही है, इसको किस तरह से आप होता हुआ देख रहे हैं? कितनी रेस्ट्रिक्शंस होंगी? क्या किस माहौल में ईद होने जा रही है? जी बिल्कुल असद भाई, बहुत शुक्रिया आप ही आपका इस हवाले से बात करने का। पहला तो ये कि जो ईद उल फितर वाला मामला है वो रिस्ट्रिक्शन जो है वो बरकरार रहेंगी। अब ईद चूंकि सिर्फ चंद दिनों के फासले पे है और ओंटारियो में और दीगर और बड़े शहरों में लॉकडाउन की कैफियत है, टोरंटो में और अतराफ के इलाकों में, तो ईद का तो सिलसिला वही है कि जो हुकूमत ने कहा हुआ है मैक्सिमम 10 लोग मस्जिद में हो सकते हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा आपके नाज़रीन कॉम्प्रीहेंड कर सके, जब जुम्मतुल विदा गुजरा कल, तो एक मस्जिद ने यहाँ पर जिस शहर में हम रहते हैं टोरंटो में, उन्होंने जुमे की 35 नमाजें करवाई। आप अंदाजा कीजिए 35 नमाजें 10 लोगों 10 बंदों की, तो आप अंदाजा कीजिए 10 की नमाज करा के फिर अगला चलना। तो इस तरह से कुछ मसाजिदें ईद की नमाजों को ऑपरेट कर तो रही हैं, लेकिन ज़ाहिर उलमा का ये भी कहना है कि हम मुकल्लिफ नहीं हैं, तो इसमें कोई ऐसी हरज की बात नहीं है अगर आप घर पर ही रहें और हुकूमत के ऐलान का आप पासदारी करें और ईद की नमाज अगर आपकी मिस भी होती है तो जाहिर है वो गुनाह का बाइस नहीं। सही, तो ये तो हो गया ईद उल फितर के हवाले से। जी, नमाज के हवाले से तो हो गया, लेकिन ओवरऑल एक्टिविटीज कैसे रहेंगी? जी ओवरऑल ये है कि पिछले 2 हफ्तों के मुकाबले में इस सूबे के अंदर ओंटारियो में, जहाँ पे पाकिस्तानियों की बड़ी तादाद है और टोरंटो सबसे बड़ा शहर शुमार किया जाता है, पिछले 2 हफ्ते में सूरत हाल अब काबू में आना शुरू हो गई है। यानी हमारे यहाँ तकरीबन 3,500-4 हज़ार से ज्यादा रोजाना के केसेस आ रहे थे और आज का जो नंबर है वो 2864 का है। तो वो नंबर जो है वो नीचे जाना शुरू हुआ है। उसकी 2-3 वजूहत हैं। एक तो सख्त लॉकडाउन है, लोगों को यही कहा जा रहा है कि घर में रहा जाए, या मसाजिदों में तादाद कम कर दी गई, या आउटडोर जो एक्टिविटीज हैं वो तकरीबन खत्म कर दी गई हैं। लेकिन साथ ही साथ आज ही का नंबर आया हमारे सूबे में तकरीबन 6 मिलियन जो है वो वैक्सीन डोजेज एडमिनिस्टर की गई हैं, जो कि पिछले 10 दिनों में बड़ी तादाद में। अब आपको यहाँ लोग सुनने में आते हैं जी मैंने भी लगवा ली, उसने भी लगवा ली। तो अब लोगों में वो रुझान बढ़ रहा है कि इधर उधर की बातों पे तवज्जो नहीं दे रहे और वो थ्योरीज पे जाने के बजाय लोग अब जो है वो वैक्सीन का फायदा उठा रहे हैं। तो उससे लाजमन जो है वो सूबे के अंदर बेहतरी नजर आ रही है। और वजीर आजम कनाडा जनाब जस्टिन ट्रूडो साहब ने 2 दिन पहले अनाउंसमेंट की कि अगर इफ एवरीथिंग गोज वेल बाय समर टाइम जो है वो इंटरनेशनल ट्रैवलिंग खोल दी जाएगी। तो वो इसी हवाले से कह रहे हैं क्योंकि जो वैक्सीन की सप्लाई है कनाडा को फाइजर की तरफ से या एस्ट्राजेनेका की या मॉडर्ना की, वो तेजी के साथ मिलने लगी है। तो पहले हमारे यहाँ सितंबर तक जो है वो कैनेडियंस को वैक्सीन लगनी थी, अब कहा ये जा रहा है कि ये इसको खींच के जून जुलाई तक लेके आ रहे हैं। अब इसमें जो दूसरी बहस है असद साहब, वो आप इस वक्त या किसी वक्त जरूर कीजिएगा, ये जो दुनिया में बहस चल रही है वैक्सीन पासपोर्ट की, तो उसमें 2 राय पाई जाती हैं। कुछ लोग उसके हक में हैं कि जी कोई सर्टिफिकेट, कोई पासपोर्ट हो जिसको हम दिखा के दूसरे मुल्कों में सफर कर सकें, और कुछ लोग इसके हक में नहीं है। ये वो लोग हैं जो किसी वजह से वैक्सीन नहीं लेना चाहते जी। अगर वो वैक्सीन नहीं लगवाते तो किसी कॉन्सर्ट में आप जा रहे हैं, किसी इवेंट में आप जा रहे हैं, आपसे वो प्रूफ मांगा जाता है, वो नहीं है, तो फिर क्या आप कनाडा के इक्वल शहरी नहीं हैं? बाज लोगों को तो डॉक्टर ही मना कर देता है कि आप वैक्सीन ना करवाएं, खासतौर पर जो इम्यूनोसप्रेसेंट्स लेते हैं, कुछ खास बीमारियों में मुब्तला हैं, तो उनको तो डॉक्टर की एडवाइस है कि आप वैक्सीन ना लें। तो ऐसी सूरत में तो फिर बहस है जी। बिल्कुल,
बिल्कुल वो एक अलग सही चैलेंज है, है। लेकिन एक ये और भी तो कि इसमें एक मामला बात- है ना कि ये जो वैक्सीन हम करा रहे हैं इसके असरात कितने अरसे तक रहेंगे? ये स्टडीज़ अभी कंप्लीट नहीं हुई, इस पर जारी है कि ये 1 साल तक इसके असरात हैं, 1 साल के बाद दोबारा कराना पड़ेंगी, या इसकी लाइफ कितनी है, इसके नतीजे में जो एंटीबॉडीज़ बनेंगी वो कितने अरसे तक रहेंगी? तो ये भी तो अभी रिसर्च शायद कंप्लीट नहीं हुई। बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं, बहुत सारे अननोन्स हैं। और असद साहब मसला ये है कि अवाम होने के नाते, ठीक है, हम तो अगर हुकूमत कहती है और हमारे मेडिकल ऑफिसर्स कहते हैं कि सीधा हाथ दें या उल्टा बायां हाथ दें कि दायां हाथ दें, तो अवाम तो कुछ सवाल नहीं कर सकती। ये रिसर्चर्स लगे हुए हैं, दुनिया लगी हुई है, बहुत सारे अननोन्स हैं, लेकिन अभी तक जितने लोगों को वैक्सीन लग चुकी है दुनिया भर के अंदर, अब बज़ाहिर तो उसके रिजल्ट फॉर द मोस्ट पार्ट जो है वो पॉजिटिव वैसे इकबाल साहब, अब ये ख्वाहिश बड़ी तेज़ी के साथ, बड़ी शिद्दत के साथ दिल में पैदा होती है कि काश हम जल्दी से पहले वाले दौर में वापस चले जाएं, ये जो कोविड के पीरियड से पहले, और वैसी ईदें मनाएं, वो जो मुलाकातें होती थीं, वो जो फेस्टिवल्स होते थे, वो जो पार्टियां होती थीं, वो ईद मिलन पार्टीज़ होती थीं, और वो जो एक गहमा गहमी होती थी, वो जो सबसे ईद मिलना होता था, वो गले मिलना होता था, वो उसको अब तेज़ी के साथ हम लोग, पिछले साल हमने इतना मिस नहीं किया क्योंकि ऐसा लगता था कि ये आर्जी है, अभी आ जाएगा, लेकिन अब चूंकि इसको 1.5 साल होने को है, तो अब ये बड़ी शिद्दत से महसूस हो रहा है। ऐसा लग रहा है पता नहीं कितने साल गुजर गए हैं वो वाली रूटीन को इख्तियार किया हुआ है। बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं, हकीकत में ऐसा लगता है। शायद पाकिस्तान में तो आप लोगों को एक ही गैप फील हो रहा होगा, हमें तो डबल गैप है, क्योंकि यहाँ पे लास्ट ईयर अप्रैल में शदीद लॉकडाउन था। यहाँ के जो रहने वाले ओवरसीज पाकिस्तानी या कैनेडियन मुस्लिम्स हैं, वो तो दूसरी ईद मना रहे हैं जिसमें वो रिश्तेदारों से, दोस्तों से गले नहीं मिल सके। यहाँ भी ऐसा ही है, दूसरी है ना जी, पिछले साल तो यहाँ भी लॉकडाउन था ईद पर जी। अच्छा, आपके अभी शदीद लॉकडाउन था, जी। ये सही कह रहे हैं आप। उस हवाले से जो है वो लोग डिप्रेशन का भी शिकार हैं। और लेकिन जो अब हम खबरें सुन रहे हैं हुकूमती सतह के ऊपर या डॉक्टर्स वगैरह से, तो उसमें जो है वो एक उम्मीद की जबरदस्त किरण अब नजर आ रही है कि होपफुली शायद वेव 4 का सामना ना करना पड़े और अब आहिस्ता आहिस्ता वैक्सीन के बाद ही मामला खुल जाएंगे। एक चैलेंज जो यहाँ पे आ रहा है वो ये है कि पहली जो डोज लग रही है और पहली और दूसरी डोज के दरमियान तकरीबन 3 से 4 महीने की बाद की अपॉइंटमेंट दी जा रही है। तो ये थोड़ी सी तशवीश है लोगों को कि अगर सप्लाई आ जाए तो दूसरी डोज जल्दी लगे ताकि इंटरनेशनल ट्रेवल्स वगैरह खुल जाए। सही, ठीक है, बहुत शुक्रिया ओवैस इकबाल साहब। हम दुआ करते हैं, ख्वाहिश रखते हैं कि वैसी ईदें जो कोविड से पहले थीं वैसी ईदें मनाने की हमें जल्द जो है वो मौका मिले और जल्द ये जो वबा है इससे जो है वो निजात और छुटकारा हासिल हो। बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।